अगला वर्ष है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि अगला वर्ष युवा वर्ष के रूप में मनाया जाना है। उस हेतु मध्य प्रदेश का जो एक ड्राफ्ट युवा संकल्प है उसके बारे में यहाँ विचार विमर्श किया जाकर आगे इसके ऊपर भविष्य में और कार्य किया जाना है। मैं एक बार पुनः हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का, मंचासीन समस्त अतिथियों का, हमारे युवा तरुणाई का मैं सभी का हृदय से एक बार पुनः स्वागत करता हूं। विकसित भारत 2047, विकसित मध्य प्रदेश 2047 पूरे देश वर्ष का, मध्य प्रदेश का एक विजन है, एक दर्शन है। आइए, आप युवाओं को इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है और आप ही हमारे भविष्य हैं। आपके माध्यम से हम पूरे संकल्प के साथ इस लक्ष्य को हम भली भांति संधारित करेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद आदरणीय। और निश्चित ही ये महाअभियान का आह्वान है युवाओं को सशक्त बनाने के लिए। सशक्त युवा, समृद्ध मध्य प्रदेश और विकसित भारत की इस त्रिवेणी को साकार करने का अनूठा संकल्प है। और अब हम मंच पर युवा प्रतिभागियों को आमंत्रित करने जा रहे हैं जो संकल्प पत्र का वाचन करेंगे। सबसे पहले शिक्षा और कौशल विकास के संकल्प पत्र के वाचन के लिए मैं आमंत्रित करती हूं कशिश आहूजा और सार्थक चौहान को। तो तालियों के साथ युवा साथियों का स्वागत करें। वे अब संकल्प पत्र का वाचन करने जा रहे हैं, तो तालियां दमदार होनी चाहिए इंदौर वासियों। हेलो हेलो हेलो, आप सभी सुन पा रहे हैं? प्रबुद्ध सदन, परम सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ विराजित बाकी सभी अतिथिगण एवं मेरे देश की दिशा और दशा तय करने वाले मेरे भारत के युवाओं, मैं सार्थक सिंह चौहान, माय भारत यूथ वॉलेंटियर, जो कि सरकार के ही उन्नत प्रयासों से एआईयू के राष्ट्रीय मंचों से लेकर विधानसभा और संसद तक मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुका हूं, विद्यालय को रिप्रेजेंट कर चुकी हूं। आज हम दोनों कौशल एवं शिक्षा के विकास पे हो रहे वर्कशॉप में कुछ केंद्र बिंदुओं पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसमें से वर्ष 2027 तक सभी छात्रवृत्ति योजनाओं को ऑनलाइन पोर्टल पर समावेश दिया जाएगा। वर्ष 2030 तक राष्ट्रीय तथा कौशल विकास की नियमित कक्षाओं की संचालन की जाएगी। इसी के साथ जब हम कौशल विकास के क्षेत्र की बात करते हैं तो वर्ष 2027 तक पूरे प्रदेश में व्यापक औद्योगिक विकास करना, पीथमपुर और मंडीदीप जैसे क्षेत्रों को विकसित करके उनमें रोजगार अवसरों को पैदा करना, 2030 तक हमारे मध्य प्रदेश में अलग अलग योजनाओं का विस्तार करना, जैसे कि मुख्यमंत्री सीखो और मुख्यमंत्री कमाओ योजना, जिसमें कि 8 से 10 हजार तक का स्टाइपेंड भी दिया जाता है। ऐसे कई अलग अलग अनेकों कार्य हमारी सरकार चला रही है। परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये सारे संकल्प तब तक पूर्ण नहीं हो सकते जब तक कि मेरे देश का युवा ही चेष्टा करके आगे ना बढ़े। आज इसी के अंतर्गत जब विभिन्न वर्कशॉप हुई तो उसके अंतर्गत हमने कुछ सुझाव लिए हैं जिन्हें हम संकल्प के रूप में परिवर्तित करके आप सभी के समकक्ष प्रस्तुत करना चाहेंगे। मेरी सहपाठी से आग्रह करूंगा कि वे शिक्षा के क्षेत्र के बारे में बताएं कि आज कैसे अलग अलग सुझाव हमने लिए हैं। हम स्वयं अध्ययन करेंगे तथा अन्य विद्यार्थियों को भी अध्ययन के लिए प्रेरित करेंगे, अर्थात सबका साथ सबका विकास। हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा उपलब्ध सभी अवसरों का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। हम डिजिटल शिक्षा यानी कि साइंस ऑन व्हील को गांव-गांव तक पहुंचाने की कामना करेंगे। हम अनुसंधान एवं नवाचार को अपने करियर में महत्वपूर्ण स्थान देंगे। हम इंटर्नशिप को भी अपना करियर में एक डिग्री के समान रूप ही महत्वपूर्ण मानेंगे। इसी के साथ जब हम कौशल विकास के क्षेत्र की बात करते हैं तो हम डिग्री के साथ साथ केवल पढ़ाई ही नहीं करेंगे, अपितु कौशल विकास के अलग अलग कोर्सेज करेंगे ताकि हम आने वाले समय में रोजगार पा पाए। हम आजीवन सीखने की जो चेष्टा होती है उसे बनाए रखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि महाविद्यालय में डिग्री तो पूर्ण हो गई परंतु कुछ आता नहीं है, अपितु हम डिग्री पूर्ण होने के बाद भी लगातार सीखते रहेंगे। इसी के साथ जब हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और ITI के तहत जो हमें ज्ञान एवं कौशल अर्जित हुआ है उसे गरीब विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे। हम मार्गदर्शक बनेंगे उन गरीब विद्यार्थियों का उनके घर जाकर जो शिक्षा नहीं ले पाते हैं। इसके आगे चलकर हम कौशल को सम्मान दिलाएंगे। हम चाहेंगे कि जो प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन जैसे काम जिन्हें छोटा समझा जाता है वे काम भी आगे चलकर बढ़े, क्योंकि वे हमारे देश के राष्ट्रीय स्तंभकार हैं। और जब हम ये सारे संकल्प पूर्ण कर लेंगे तभी हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूर्ण कर पाएंगे। और अंत में दो पंक्तियां कहकर इस मंच से विदा लेना चाहूंगा। मेरे देश की युवा तरुणाई बैठी है तो आप सभी से आग्रह करूंगा कि ध्यान आकर्षित कीजिएगा
कि जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, खुश नसीबी है हम सभी युवाओं की कि हम भारत जैसे महान देश में रहते हैं, भारत जैसे में देश महान में रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। और इसी कड़ी में अब हम आमंत्रित करते हैं उन युवा साथियों को जो खेल को जीवन की संस्कृति और स्वास्थ्य को अपनी संवाद करेंगे। और ये तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो हैं वो कार्यक्रम में मौजूद हैं। बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी वर्ग हैं, युवा हैं, वो भी इस कॉन्क्लेव में शामिल होने पहुंचे हैं। तो सीधी तस्वीर आपको कार्यक्रम स्थल से ही दिखा रहे हैं। तो माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव का आयोजन इंदौर में किया जा रहा है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही तमाम जनप्रतिनिधि भी इस दौरान मंच पर नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको इंदौर से दिखा रहे हैं। तो ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर संकल्प साझा करेंगे। आमंत्रित करते हैं डॉक्टर महक भंडारी जी को और सुश्री अमी कमानी जी को मंच पर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। और मंच पे ऑनरेबल सीएम सर एंड ऑल दी एमएलए मेंबर्स, एमपी एंड ऑफ द डायस एंड ऑन द डायस ऑल द मेंबर्स एंड माय यूथ। सो आज हम लोगों को मौका दिया गया है और हम लोग हेल्थ और खेल से रिलेटेड चीज़ों पे आप लोगों को थोड़ा सा एक मार्गदर्शन देना चाहते हैं। और इसलिए ही मुझे बोलने की ज़रूरत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी और प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ आयुष्मान योजना का जो फैलाव हुआ है, जिस कारण से हर व्यक्ति को हर जगह पर फ्री में इलाज दिया जा रहा है, इस कारण से कितने लोगों को जो चीज़ पहले नहीं मिल पा रही थी स्वास्थ्य को लेकर, आज वो चीज़ उपलब्ध करा दी गई है। उस चीज़ को मुझे नहीं बोलना है, क्योंकि वो चीज़ तो अपने क्रेडिबल है और इस चीज़ के लिए मैं तालियां चाहूँगा, क्योंकि ये अपने देश के लिए अपने आप में एक सबसे बड़ा गौरव का समय है, क्योंकि ये योजना बहुत अच्छे से हर जगह पे पहुंच रही है। और आज इसी कड़ी में आगे मुझे थोड़ी सी चीज़ें आपको बताना है कि एक पूरी टॉक हुई थी सर हमारी, जिसमें यूथ से पूरी बात हुई थी कि हेल्थ से रिलेटेड आपको क्या क्या चीज़ें आपको लगता है। जैसे आज सब लोग मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करते, तो उससे मेंटल हेल्थ पे कितना असर आता है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत छोटे से चीज़ों में बताना चाहूँगा कि एक तो अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए, डेली एक्सरसाइज करिए। आज जितने भी लोग आपको यहाँ पे मंच पे दिख रहे हैं, सब लोग इतना ज़्यादा काम करते हैं कि 24 घंटे में से वो 36 घंटे काम करते हैं। मतलब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं पर्सनली मैंने पूछा था एक बार कि आप अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखते हैं, तो ये रोज सुबह उठ के योगा मेक श्योर करते हैं कि काम जहीं कहीं पर भी है, मैं भले रात में 2 बजे योगा करूंगा लेकिन मैं करूंगा। तो आपको अपने हेल्थ का, अपने न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। सेकेंडली और भी चीज़ें बात की गई थी कि आप किस प्रकार से हेल्थ फैसिलिटीज़ को यूज़ करें, क्योंकि जगह जगह पर सेंटर्स बना दिए गए हैं जहां पे कि आप जाके अपना खुद का इलाज करा सकते हैं। वहां पे सब गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हैं जिसमें आप फ्री में अपना पूरा इलाज वहां पे करा सकते हैं। और सेकेंडली, क्योंकि अब एक आभा आईडी भी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है, तो सभी चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं। इसका मतलब यह है कि सब चीज़ें, आपके पूरे रिपोर्ट्स और ये सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। तो मैं आप सब लोग को ये बताना चाहता हूँ कि एक समय आएगा जिस समय आपको दिखेगा कि आपके पूरे रिकॉर्ड सब कुछ आपके पास अपने फ़ोन पे मौजूद हैं और ये डिजिटली क्लाउड पे अवेलेबल हैं। इसके साथ में मैं लास्ट बस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे सिंहस्थ जस्ट अभी 1-1.5 साल में आने वाला है, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, और हम सब युवाओं की एक सोच होना चाहिए कि इस सिंहस्थ को इतना अच्छे से रन कराएं कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स बनाना पड़ेंगे इंदौर उज्जैन रोड पे, ताकि और जहाँ जहाँ से भी कनेक्टिविटी है उज्जैन की, तो आप सब लोगों का साथ उसमें लगेगा, क्योंकि वॉलंटियर्स लगेंगे, डॉक्टर्स लगेंगे। तो मैं डॉक्टर महक भंडारी हूँ, मैं अरविंदो का एमडी हूँ। तो अरविंदो की तरफ से
तो जितने भी डॉक्टर्स हैं और बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ से जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सब वहाँ पे आए, और जो यूथ यहाँ पे बैठा है, मेरी उन सबसे एक ही अपेक्षा है कि इस सिंहस्थ में प्रॉपरली आप सब लोग वॉलंटियर बन के इस सिंहस्थ को बहुत अच्छे से अच्छे रन करवाइए, ताकि यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए और हम लोग कहलाएं कि हमारा प्रोग्राम वो सिंहस्थ का जो दर्शन है बहुत अच्छे से हुआ है। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पे पधारे सभी पदाधिकारी, मेरे युवा साथियों, मैं अमी कमानी अंतर्राष्ट्रीय स्नूकर खिलाड़ी हूँ। इसी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मुझे मध्य प्रदेश सरकार ने 2015 में विक्रम अवार्ड से नवाजा था, और उसी के साथ मुझे गवर्नमेंट जॉब भी दी गई ताकि मैं एज अ खिलाड़ी अपने फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट कर सकूं। इसीलिए मैं अभी खेल एवं युवा कल्याण विभाग में कार्यरत हूं, और हम सभी के मन में एक ख्याल आता है कि अगर हम ये जॉब ज्वाइन करेंगे तो क्या हम हमारे खेल से दूर हो जाएंगे। ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मेरे डिपार्टमेंट से हमेशा सपोर्ट मिला है खेलने के लिए, और मैं आज भी देश का प्रतिनिधित्व करके मेडल जीत रही हूं, आपके समक्ष यहाँ खड़ी हूं, ये मेरा सौभाग्य है। अभी थोड़ी ही देर पहले हमारी एक वर्कशॉप हुई है जिसमें युवा को सारी चीजों, मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान रखा जाए, पर मैं यहाँ पे बैठे सारे पेरेंट्स और जो मुझे सुन रहे हैं अभी, मैं उनसे ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए पहले उनका जिस भी चीज में वो आगे बढ़ना चाहते हैं उस चीज को सुने, उन्हें सपोर्ट करें और उन्हें रास्ता दिखाएं, क्योंकि हर चीज का एक सही तरीका होता है और एक गलत तरीका होता है। अगर आप अपने बच्चों की बात नहीं सुनेंगे तो वो गलत राह पर भी जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि हमने कुछ संकल्प लिए हैं जो मैं आपके समक्ष कहना चाहती हूँ। वर्ष 2027 तक एक जिला एक खेल की अवधारण के अंतर्गत प्रत्येक जिले का प्रमुख खेल चिन्हित कर उसी खेल में प्रतिभाओं की खोज एवं विकास किया जाएगा। 2030 तक चरणबद्ध रूप से विद्यालयों में, महाविद्यालयों में खेल प्रशिक्षणों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी। वर्ष 2027 तक खिलाड़ियों के लिए खेल मनोविज्ञान एवं परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी तथा चयन प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शित बनाया जाएगा। वर्ष 2047 तक प्रत्येक विकास खंड में खेल मैदान एवं आवश्यक खेल सुविधाओं का चरणबद्ध विकास किया जाएगा। वर्ष 2027 तक प्रत्येक जिले का वार्षिक खेल कैलेंडर तैयार किया जाएगा तथा स्थानीय खेल प्रतियोगिताओं को आवश्यक शासकीय सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हम युवा आज एक संकल्प लें कि हम प्रतिदिन खेल गतिविधियों में भाग लेते तथा स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन शैली अपनाएंगे। हम खेल भावना, अनुशासन, टीम वर्क एवं नशा मुक्त जीवन को अपनी पहचान बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। ये हमारे मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जो कि पूरे देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। जोरदार तालियां आप दोनों के लिए। अब आगे बढ़ते हुए, जिस प्रकार से हम सभी को विदित है कि एमएसएमईज और स्टार्टअप्स और आईटी सेक्टर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आमंत्रित करती हूं सुश्री सानिया जसवानी को कि वे अपना प्रस्तुतिकरण देने का कष्ट करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित सभी अतिथि और मध्य प्रदेश का फ्यूचर सभी युवा, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसके एंटरप्रेन्योर्स बदलते हैं और मेरा मानना है कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर्स आज इसी कमरे में मेरे साथ बैठे हुए हैं। मैं 6 साल पहले जब 21 वर्ष की थी, मैं उधर बैठी थी जब हमने ये सपना देखा कि हम स्टार्टअप चालू करेंगे, मेड इन इंदौर फॉर द वर्ल्ड। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, जब हमारा स्टार्टअप चालू हुआ था, हमारा मेडिकल डिवाइस इनोवेशन लेके हमारे को फाउंडर्स आपके पास पहुंचे और आपने हमें सबको सीख दी कि आप सबसे पहले पैटेंट बनाएं।
हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट है आज सपोर्ट कर रही है स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को, और इसी को लेके आज एक वर्कशॉप पैनल डिस्कशन करा गया था कि कैसे ये सरकार सभी फाउंडर्स, युवा लोग और एंटरप्रेन्योर्स को और बढ़ावा दे सकती है, स्कीम समझा सकती है कि कैसे वो उनके आइडिया को उद्यम तक लेकर जाएं। इस वर्कशॉप में जो युवा पार्टिसिपेशन था वो लगभग 400 से ज्यादा युवा आए थे, और इंदौर के सभी टॉर्च बेयरर फाउंडर्स जो कि डिफेंस टेक, मेडिकल डिवाइस टेक्नोलॉजी, डीप टेक, रूरल इनोवेशन में हैं, उन सब से बात करी गई थी। आज मैं आप सभी युवा को कहना चाहती हूँ, आप सब में वो आग है, वो पैशन है, वो ड्राइव है। आप सभी अपने जीवन के उस मोड़ पर है जब ये डिसाइड कर सकते हैं कि मैं मेरे देश के लिए क्या योगदान दूं, और इसी करना है, ये संकल्प मैं आज आप सबके सामने पढ़ना चाहती हूं। युवा के इस संवाद में जो डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई ने अरेंज करा था, ये संकल्प पत्र निकला है। हम संकल्प लेते हैं कि अपने भीतर नवाचार की भावना को जागृत करेंगे एवं प्रोत्साहित करेंगे। हम इसे अपने व्यावसायिक कार्यों, कार्यशाली एवं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनाएंगे, जिसे हम स्वयं तथा मध्य प्रदेश दोनों के विकास के पथ पर सशक्त रूप से आगे बढ़े। एक्सीलेंस इन इनोवेशन। हम समृद्ध मध्य प्रदेश के लक्ष्य को साकार करने हेतु निरंतर पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ कार्य करने का संकल्प लेते हैं। हम समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 की परिकल्पना को साकार करने में सक्रिय सहयोग प्रदान करेंगे तथा एक समृद्ध, आत्मनिर्भर एवं विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। मध्य प्रदेश में समावेशी विकास एवं सतत गति देने के लिए पर्यावरण एवं सामाजिक दृष्टि से सतत उपायों को अपनाएंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि विकास का लाभ समाज के अंतिम छोर पर स्थित व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंचे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम संकल्प लेते हैं प्रत्येक असफलता को सीखने एवं आत्म विकास के अवसर के रूप में स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक चुनौती और त्रुटि से सीखकर लाए नए उत्साह, दृढ़ता एवं संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। फेलियर्स से डरेंगे नहीं, फेलियर्स को देखेंगे एक अपॉर्चुनिटी की तरह, ताकि हम और सीखें, देश के लिए और बनाएं। और आखिरी में हम संकल्प लेते हैं कि निरंतर कौशल विकास, ज्ञान अर्जन एवं उत्कृष्टता के साधनों के माध्यम से अपनी क्षमताओं का विस्तार करेंगे, ताकि प्रत्येक चुनौती का सामना अधिक आत्मविश्वास, दक्षता एवं प्रभावशीलता के साथ कर सके। डियर इनोवेटर्स, डियर फाउंडर्स, बिल्ड इन मध्य प्रदेश फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड। थैंक यू। धन्यवाद आपके सशक्त संकल्प को साझा करने के लिए। और देवियों सज्जनों, जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि खेतों का समृद्ध होना, प्रकृति संरक्षित होना बहुत जरूरी है। जल, जंगल, जमीन के प्रति हमारा दायित्व, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आह्वान है कि इस वर्ष को हम कृषि वर्ष के रूप में बना रहे हैं, तो इसी से जुड़ा हुआ कृषि, उद्यानिकी और पर्यावरण पर संकल्प पत्र प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ श्री लखन जी, श्री जितेंद्र जी को। तालियों के साथ युवा साथियों का मंच पर स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी और मां अहिल्या की पावन नगरी का संचालन करने वाले समस्त जनप्रतिनिधि और मंचासीन और मेरे युवा साथी सभी को प्रणाम करता हूं। मैं जितेंद्र पाटीदार, निवास ग्राम सिमरोल, विकासखंड महू, जिला इंदौर का प्राकृतिक खेती करने वाला एक कृषक हूं और विगत 10 वर्षों से जीवन को जी रहा हूं। आज हम करीब 300 युवाओं ने एक मंथन किया है और उसमें से जो मक्खन निकल के आया है उसको मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। बार बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का आह्वान हो रहा है कि हमें प्राकृतिक खेती करना है। तो ये प्राकृतिक खेती आज की ज़रूरत क्यों है, इस पर हमारे ग्रुप में एक मंथन हुआ जिसमें प्राकृतिक खेती, एग्रीटेक, जल संरक्षण और हरित रोजगार को लेकर चर्चा की गई। अनुभवी और युवाओं के द्वारा जो बातें निकल कर आई वो इस तरह है कि प्राकृतिक खेती
के माध्यम से हम पर्यावरण संरक्षण, भूजल संचय, जैव विविधता और प्राकृतिक खेती के माध्यम से हम संतुलन और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। प्राकृतिक खेती के उत्पादों का प्रसंस्करण और उसका मूल्य संवर्धन ये भी जरूरी है, क्योंकि सीधे यदि आप बाजार तक चीजें पहुंचाएंगे तो उसका कई गुना दाम किसान को डायरेक्टली मिलेगा। प्राकृतिक खेती में युवा, जो आज का जो युवा है, देश का युवा है, वो निपुण है, मार्केटिंग में निपुण है, सोशल मीडिया का अच्छा तरीका जानता है, उसे अपनाना जानता है। तो आज का युवा मार्केटिंग करे, स्वयं का ब्रांड बनाए, स्वयं की अलग पहचान बनाए। शासन भी इस ओर लगा हुआ है हमारी ओर मदद के लिए। यदि हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो आगे से चल के 10 कदम हमारी तरफ आएंगे, लेकिन उसके लिए हमको एक कदम आगे बढ़ाना होगा। आज कई सारी स्कीम ऐसी है जिनका लाभ युवा उठा रहे हैं और उद्यम को आगे बढ़ा रहे हैं। PMFME स्कीम, प्राकृतिक खेती मिशन स्कीम, इनसे जुड़कर हम अपनी खेती को व्यापार के साथ जोड़ रहे हैं और व्यापार भी अपना रहे हैं। करने वाले किसानों से आग्रह किया गया था कि आप प्राकृतिक खेती करें, लेकिन हमने मीटिंग में हमने कहा कि सर हमें एक बाजार उपलब्ध कराया जाए। तो आदरणीय जिला प्रशासन ने हमें इंदौर में एक इतना अच्छा मॉडल दिया है कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसान आज वहां अपना माल खुद लेके आ रहे हैं, प्रोसेस करके ला रहे हैं और इंदौर की जनता उससे सीधे खरीद रही है। आज वो माल खरीदने इंदौर के प्रसिद्ध डॉक्टर, आपके अधिकारी और सभी लोग उस ग्रामीण हाट बाजार पर हर बुधवार और शनिवार आ रहे हैं। ये उद्योग का एक छोटा सा मॉडल खेती की ओर विकसित हुआ है। तो मैं आप सभी युवाओं से आग्रह करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि प्राकृतिक खेती को और सुरल सगम बढ़ाएं, इसमें और जोड़े और युवाओं को पुनः निवेदन करूंगा कि खेती के साथ उद्योग को जोड़े। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय मुख्यमंत्री जी एवं मंच पे उपस्थित सभी अतिथिगण का सादर प्रणाम। मैं लखन पाटीदार, जिला धार का रहने वाला हूं। आज जो समारोह हुआ उसमें हम काफी किसानों और कृषि विशेषज्ञों से मिले और सबने आदान प्रदान विचारों का करा, जिसका निष्कर्ष मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि किन मूल बिंदुओं पे हमें काम करना है ताकि कृषि के क्षेत्र में और उसको आगे बढ़ाया जा सके और किसानों को आर्थिक सक्षम और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। आज के इस प्रतिस्पर्धा के दौर में पारंपरिक खेती के साथ साथ आधुनिक खेती, या आप कह सकते हैं, उन पर जाना बहुत जरूरी हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का। जोरदार ताली बजाएं, अपने दोनों हाथ ऊपर करके नरेंद्र मोदी जी के लिए। जीवन में हरेक अपने जीवन में माता पिता का लाडला होता है, दुलारा होता है, लेकिन लाडले दुलारे बच्चे के साथ उसके परिवार की आशा अपेक्षा उसके साथ जुड़ती है कि हमारा बच्चा इस देश में, प्रदेश में, घर में, समाज में, गांव में अपनी क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता से अपनी जीवन को सार्थक करे, देश और प्रदेश में आगे बढ़ने का मौका ढूंढे। हम जरा याद करें, देश की आजादी के पहले, मुझे इस बात का गर्व है, दुर्भाग्य है थोड़ा सा, देश की आजादी के लिए जिनने अपने प्राण न्योछावर किए वो बड़ी आबादी सबको प्रभावित करने वाली अगर कोई थी तो युवाओं की थी। जोरदार ताली बजाए। चंद्रशेखर आजाद, भगत की इतनी लंबी श्रृंखला है जिन्होंने अपना हंसते हंसते प्राण अर्पित किए। क्यों? क्योंकि देश गुलाम था, देश आजादी मांग रहा था और आजादी बिना कीमत के नहीं मिलती। इस बात को सिद्ध किया भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। लंबी लाइन है। आप बताओ, अंग्रेजों ने अपने देश के नागरिकों को जलियांवाला कांड में भीड़ के अंदर निहत्थे नागरिक बैठे और उनको बंदूक की गोलियों से इस प्रकार से बर्बर मारा कि जैसे कोई जानवर को भी नहीं मारता। ये कष्ट महसूस किया मदनलाल धीगरा ने और उसने कहा कि अब मेरा जन्म हमारे देशभक्तों के खून पे जो कालीमा लगाई है,
कि हम अपने देश के गद्दारों से बदला नहीं ले सकते। वो अपने पढ़ने के कारण से गए थे इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड जाने के बाद उन्होंने अपने पढ़ाई करने का काम तो अलग रखा और देश के गद्दारों से निपटने का काम अपनी प्राण की बाजी लगा के पूरा किया। जोरदार ताली बजाएं अपने उस बलिदान के उस दौर के लिए। चंद्रशेखर आजाद इसी मध्य प्रदेश की धरती से भाबरा नामक झाबुआ के पास के अलीराजपुर जिले के एक छोटे से गांव में मां अकेली और चंद्रशेखर आजाद पढ़ने गए बनारस, और बनारस पढ़ने जाते जाते उनको ध्यान में आया कि अपने इस देश के जीने के लिए उनको अपनी मां से ज्यादा भारत माता की सेवा करने की जरूरत पड़ेगी। मुझे इस बात का संतोष और आनंद है, चंद्रशेखर आजाद ने अपने कदम बढ़ाए देश की आजादी के लिए और अपना संकल्प भी किया कि मैं इस देश की आजादी के लिए अगर क्रांतिकारी बन रहा हूं तो क्रांतिकारी बनते बनते देश को आजाद कराने के लिए आजाद रहूंगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे अभियान में जब भी मौका पड़ा चंद्रशेखर आजाद ने देश की जवानी को गौरवान्वित किया। अंग्रेजों के तमाम षड्यंत्र के बाद भी एक के बाद एक वो लगातार अपने जीवन के उन प्रकार के उद्देश्य से सार्थकता सिद्ध करते अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने जब अपना शरीर भी छोड़ा इलाहाबाद के उस पार्क के अंदर, तो चंद्रशेखर आजाद ने जब देखा कि चारों तरफ से मैं घिर गया हूं और बचने का मौका नहीं, तो अपने पास की रिवॉल्वर की गोली अपने सिर पे लगा करके उन्हें कहा कि मैंने प्रण किया था मैं आजाद रहूंगा, आजाद होते होते किसी हालत में शरीर पे अंग्रेजों की पुलिस का हाथ नहीं लगने दूंगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जोरदार अभिनंदन करें, चाहे जान चली गई हो चंद्रशेखर आजाद की, लेकिन देश के युवाओं के माध्यम से मान बढ़ाने का, सम्मान बढ़ाने का मौका चंद्रशेखर आजाद से मिला। ये मैं बातें आपके सामने इसलिए कर रहा हूं कि हम में से ये सारे युवा जिनने देश की आजादी को अपने ऐसे क्रांतिकारियों से प्राप्त की, लेकिन आने वाला कल अब हमारे लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए जीने की लाइन होना चाहिए। हमारी योग्यता के बलबूते पर जब दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है, और भारत के साथ मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि युवा प्रदेश सबसे ज्यादा, अगर ज्यादा आबादी कहीं है तो वो मध्य प्रदेश है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। तो इंदौर से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रमुख कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, जहां इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी सौगात भी दी जा रही है। नीति निर्माण पर मंथन इस कार्यक्रम के बाद देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ 4 नए युवा पुरस्कारों की घोषणा भी की जाएगी और ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो बता दें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे हुए हैं, जहां प्रमुख कार्यक्रम में शिरकत की है। तो इसी तस्वीरें आपको इंदौर से दिखा रहे हैं, जहां प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 4 नए युवा पुरस्कारों की घोषणा इस कार्यक्रम के दौरान की जा रही है और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। तो आपको बता दें कि प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन, जहां माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां नीति निर्माण को लेकर प्रमुख कार्यक्रम ये माना जा रहा है। साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां इन तस्वीरों के माध्यम से जहां
प्रमुख सौगात जो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा दी जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव युवाओं से संवाद भी करते नजर आएंगे, साथ ही साथ उन्हें पुरस्कृत भी किया जा रहा है। चुनाव लड़े तो मुख्यमंत्री, दूसरा चुनाव लड़े तो फिर मुख्यमंत्री, तीसरा चुनाव लड़े तो फिर मुख्यमंत्री, चौथा चुनाव लड़े तो प्रधानमंत्री। ऐसे में लेकिन उनको वो दर्द मालूम था। चुनाव लड़ना, मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना ये अलग बात थी, लेकिन जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने और उन्होंने कहा मेरे 140 करोड़ देशवासियों में से अगर 100 करोड़ लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की इच्छा रखते हैं तो उनका पैसा वो जो सरकार 1 रुपया देती है वो 1 रुपया उनके खाते में क्यों नहीं पहुंचना चाहिए। इसलिए जीरो बैलेंस में अकाउंट खुलवाया। जोरदार अभिनंदन करो। यह है नरेंद्र मोदी जी का, जिसके कारण से प्रधानमंत्री सड़क का मामला हो, मनरेगा की मजदूरी का मामला हो, प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, जो पैसे दिल्ली से जाते हैं, आप बताओ एक वित्त मंत्री को मालूम नहीं कि जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलता, बगैर पैसे का बैंक का खाता खुलता, लेकिन ये हमारे मोदी जी ने करके दिखाया। ये आपके माध्यम से इस बात की प्रेरणा भी आ रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज अपने इस केवल 2-4 बातें आपके सामने करूंगा कि हमारी सरकार बनने के समय केवल आपको मैं ये सारे बातें इसलिए कर रहा हूं कि यहां बैठे हुए सारे लोग क्रमशः हायर सेकेंडरी पास करने के बाद अपने कॉलेज जीवन में अलग अलग प्रकार की कोर्स की डिग्री करने के लिए अपने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय गुजार रहे हैं। ऐसे में आपकी इस डिग्री के बलबूते पर आपका परिवार में भी आशा के केंद्र हो आपसे प्रदेश भी आज आपको मौका दे रहा है। तो आपके माध्यम से अपनी योजनाओं के बलबूते पर इस प्रदेश का युवा आगे क्या भूमिका अदा कर सकता है। हमको मालूम है पेट्रोल पंप के अंदर नौकरी करने वाले अंबानी जी आज देश के बड़े उद्योगपति बन के गए हैं। तो इसी देश के अंदर के एक प्रतिभा थी जिनने अपने जीवन की यात्रा पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते भरते गुजारी। तो ये जो अपने मौके मिलते हैं उस मौके को सार्थक करने के लिए आपके साथ हमारी सरकार बनने के लिए माननीय मोदी जी ने 4 श्रेणियां बताई। 4 श्रेणी का भला होगा तो देश का भला हो जाएगा, प्रदेश का भला हो जाएगा। आप युवा, महिला, गरीब और किसान, ये चारों श्रेणी में सब कुछ समाहित हो जाते हैं। इसलिए हमने ये अलग अलग आपके 5 युवाओं की टीम बुलाई। ये 5 टीम में से कृषि भी एक विषय है, उद्यमशीलता भी है। एक बहन ने अपनी इंडस्ट्री को स्टार्टअप के माध्यम से बढ़ाने की बात कही, एक ने कहा कल्चर और टूरिज्म के माध्यम से। अब आप अंदाज लगा लो, केवल आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, अकेले ये बाबा महाकाल का मंदिर हमारे सबके बगल में कौन कौन गया महाकाल मंदिर? हाथ खड़े करके बताओ, गए कि नहीं गए? आप अंदाज लगा लो ये महाकाल मंदिर 10-20 साल में बना है क्या? बताओ 10-20 साल में बना है क्या? महाकाल मंदिर बना 250 साल पहले। कितने साल पहले? वो बनारस का मंदिर कितने साल पहले बना है? ये अहिल्या महारानी ने बनाया, वो भी 250-300 साल पहले बना है। लेकिन ये 250-300 साल पहले उस मुगल सत्ता में जो मंदिरों को पसंद नहीं करते थे, तो जोरदार ताली बजाओ अहिल्या महारानी के लिए और महादजी सिंधिया के लिए, जिन्होंने उस समय भी हिम्मत के साथ सनातन संस्कृति का ध्वज लहराया और वो आसमान से बात करता हुआ महाकाल का मंदिर अपने सामने आया। लेकिन महाकाल के मंदिर में 1900 कब की बात है, लगभग 250-300 साल पहले की, 17वीं शताब्दी से। लेकिन 2022 मोदी जी के महाकाल के महालोक के लोकार्पण के पहले तक अकेले उस उज्जैन में 60-70 लाख लोग आते थे। कितने आते थे? 60-70 लाख। और आज 2026 भी आधा ही चल रहा है, लेकिन केवल 3.5 साल के अंदर आज स्थिति बन गई 8.5 करोड़ लोग आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ। ये कितने प्रकार से लोगों को रोजगार दे रहे हैं। वही महाकाल मंदिर है, लेकिन महाकाल का महालोक बनाकर बाबा महाकाल की तो सब आस्था के साथ दर्शन पूजा की इच्छा रखते हैं। लेकिन महाकाल के परिवार में कौन कौन है? गणेश जी महाराज, पार्वती मैया, कार्तिकेय, उनके जीवन की सब लीला। जैसे एक लीला हमको मालूम है कि जब शंकर भगवान को गुस्सा आता तो तांडव नृत्य करते हैं,
लेकिन उनके जीवन में केवल तांडव नृत्य नहीं, जब आनंद में डूबते तो वो आनंद नृत्य भी किया। ऐसी सारी जीवन की सब घटनाएं जोड़ करके उस बाबा महाकाल के महालोक के अंदर वो सारी प्रतिमाओं को संयोजन किया गया। एक तो बड़ी जोरदार है, कभी आप गौर से जाके देखना, जब रावण बड़ा भक्त है महाकाल का, और महाकाल की भक्ति के उस भाव में उनने कैलाश पर्वत सहित जब महादेव को अपने सिर पे धारण कर लिया तो उसको अहंकार हो गया, और अहंकार होकर के उसने कहा कि ये शंकर भगवान मेरे आराध्य भले ही है, लेकिन मैं अपने सिर पे इनको उठा सकता हूं। और उठाने का घमंड जैसे ही एहसास हुआ शंकर भगवान को, तो आप मूर्ति में जाके देखना, महाकाल के महालोक में दिखाई देगा, शंकर भगवान ने अपने अंगूठे का केवल एक हिस्सा दबाया तो वो महाप्रतापी रावण जो कैलाश पर्वत सहित शंकर भगवान को अपने सिर पे धारण कर लिया, उसकी भ्रकटी से पसीना निकलने लगा। तो मूर्तियों के अंदर भी कितनी कलाकारी हो सकती, जोरदार ताली बजाओ, ये कितनी प्रकार की चीजें हमको मालूम पड़ रही। ये हमारी मूर्ति शिल्प की विशेषता है। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी बातें बता सकता हूं। आप बताओ, आप होम स्टे कोई बनाना चाहता है अपने जीवन में, अपने घर के आसपास भी, तो 4 कमरे का 8 कमरे का कमरा बना करके एक छोटा होटल बना लेगा। तो होम स्टे के माध्यम से आपको सरकार होटल बनाने के लिए पैसे जो देती, ऐसे इसके लिए भी पैसे देने वाली। आप में से जो डॉक्टर बन रहा है, हाथ खड़े करो, कौन कौन डॉक्टर बनना चाहता अपने में से? आप अंदाज लगा लो, मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य ऐसा है, अपने यहां पर डॉक्टर बनने के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाद अगर बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो डॉक्टर के लिए 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ की भी प्राइवेट फीस भरना है, तो हमारी सरकार उनकी फीस भर रही। जोरदार अभिनंदन करो। यह जानकारी भी आपको होना चाहिए, क्योंकि आपको फीस भर के हम केवल ये एक बांड भरा रहे हैं कि आपके घर में कठिनाई है, आप 60, 70, 80 लाख, 1 करोड़ नहीं भर सकते, कोई बात नहीं, आप डॉक्टर बन जाओ। डॉक्टर बनने के बाद आप हमारे सरकारी हॉस्पिटल में 5-6 साल नौकरी कर लो, उससे वो पैसे उतार देना, वो जीवन भर आप अपने परिवार में डॉक्टर बन के जा रहे हो। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये हमारी सरकार की योजनाओं के भरोसे हो। आपके माध्यम से अगर आप कोई इंडस्ट्री लगाना जा रहे हो, और रोजगार परक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का मतलब महिलाओं को, माता बहनों को अगर आप केवल सिलाई की मशीन सिखा दोगे और कारखाने में काम करने का मौका दोगे, तो जो हम लाडली बहनों को अपने घर में मदद कर रहे हैं 1,500 की, उसके बजाय वो बहनों के लिए 5,000 रुपया महीना सरकार के माध्यम से रोजगार पर उद्योग के लिए बीच का अमाउंट आप भरोगे, लेकिन 5,000 रुपया महीना कारखाने की जमीन उसमें सब्सिडी, बिजली के बिल उसमें सब्सिडी, बाकी आप कॉटन इंडस्ट्री से चाहे रेडीमेड गारमेंट्स बनाओ या मर्जी आए जिस प्रकार का कोई प्रोडक्ट बनाओ, लेकिन अगर आप रोजगार दिलाने जा रहे हो तो आप में से 1,000, 2,000, 4,000, 10,000 तक की भी लेबर आप चाहोगे तो प्रत्येक लेबर को 5,000 रुपया महीना सरकार के माध्यम से मिलेगा। ये हमारी सरकार की योजना है। ताली बजाओ तो दिल खोल के बजाओ, ऐसा लगे कि ताली बज रही। हमारी सरकार के माध्यम से, और आपको कितना अच्छा लगेगा। आपसे केवल इतनी कल्पना है, अपने मोहल्ले में आसपास केवल आप बीमार देख लो कि बीमार है और बीमार को हॉस्पिटल पहुंचाना है, तो 5 लाख तक का दुनिया का ये सबसे बड़ा प्रयोग है माननीय मोदी जी के माध्यम से। इतना ही नहीं, किसी चौराहे पे कोई एक्सीडेंट हो जाए और एक्सीडेंट में आप देखोगे तो आमतौर पे एक्सीडेंट सोच के डर लग जाता है। अब डरने की जरूरत नहीं, आप वो व्यक्ति, किसी का परिवार का कोई न कोई रिश्ते नाते वाला होगा, किसी का बेटा होगा, बेटी होगी, पिता होगा, पुत्र होगा, कुछ भी होगा, आप उसको उठा के हॉस्पिटल पहुंचाओगे तो राहवीर योजना के माध्यम से 25,000 रुपया आपको भी देंगे जो पहुंचाने वाले हैं, ताकि हमारी सरकार के माध्यम से, ये मानवीय संवेदनाओं का मामला है। एयर एम्बुलेंस अगर कोई बीमार हो तो उसको पहुंचाने की बात होती, लेकिन ये आइडिया अभी हमारे पुराने हो गए। अब नया वापस 2027 का युवा वर्ष, आज का ये पूरा कार्यक्रम ये किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से मना रहे हैं। आप बताओ, अपने यहां पर इसी इंदौर के अंदर कितनी आबादी, इंदौर की कितनी आबादी भैया, कितनी है? 40 लाख।
अगर ये नर्मदा का पानी यहां नहीं आता तो इंदौर की आबादी कितनी होती? नर्मदा जी हमारे समय तो बहना चालू नहीं हुई, ये तो 1956 में मध्य प्रदेश बना, उसके पहले से बह रही कि नहीं बह रही? लेकिन नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ, ये उनने बांध बनाया नर्मदा पे, इंदिरा सागर, और ये नर्मदा वैली के सारे डैम बने। तो आज इंदौर कहां से कहां चला गया, क्योंकि यहां हमारे लिए मूल पानी की जरूरत, पीने के लिए भी, स्नान के लिए भी, उद्योग धंधे के लिए भी। नहीं मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी की जो महत्ता है, लेकिन ये अब मैं किसी को याद नहीं करूंगा, लेकिन जिन्होंने 55 से लेकर 56 से लेकर 2003 तक सरकार चलाई, उस दल के लोगों ने नर्मदा का पानी इंदौर में आ सकता था, इसको असंभव बताया था। रिकॉर्ड में है ये, वो विधानसभा में बोलते थे असंभव है। जब उज्जैन में हम कहते नर्मदा में छिपराजी बरसाती नदी है, स्नान के लिए पानी चाहिए, नर्मदा का पानी छोड़ दो, तो कहते असंभव है, नर्मदा जी नीचे बहती है, वो ऊपर है, कैसे हो सकता है? अब बताओ अभी हो रहा कि नहीं हो रहा? जोरदार ताली बजा के बताओ, ये कौन सी बात है? आज का समय इस बात का है। अरे ये सारी चीजों को लेके तो भारत अब दुनिया के सामने आगे जा रहा है। ऐसे में दुनिया का सबसे युवा देश भारत है, तो हमने कहा कि इस साल का किसान कल्याण वर्ष होते होते हम बुंदेलखंड की भी कठिनाई दूर करने के लिए मोदी जी के आशीर्वाद से केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान और पार्वती काली सिंह चंबल राजस्थान के साथ जोड़ करके एक नदी जोड़ो अभियान, उस पर भी काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में युवा मित्रों के माध्यम से आज ये शुरुआत हो रही 2027 की, ये साल तो किसान कल्याण वर्ष मना रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम और आगे बढ़ते हुए युवाओं के सुझावों के बलबूते पर युवाओं को सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ करके प्रदेश को बेहतरी के लिए और आगे बढ़ाने के लिए आज की ये मीटिंग की। मुझे इस बात का आनंद भी है, लेकिन थोड़ा सा मेरे मन में कष्ट भी है। हमारे युवा मित्र ने भी सुझाव देते देते कागज पढ़ना चालू करा तो थोड़ा सा दिक्कत हो गई, क्योंकि हमारे सबकी आदत कैसी है, ये भाषण देने का काम नेताओं का, तो युवा जरा ध्यान नहीं देते हैं। तो ये आगे से आपका कार्यक्रम था, जोरदार ताली बजाओ जिनने जिनने हिम्मत करी। पहली बार माइक पे बोलने का काम भी आया, लेकिन माइक पे बोलते बोलते हमारा आपका ये कार्यक्रम, ये आपके भविष्य का कार्यक्रम है। आमतौर पर सरकारी योजनाओं के साथ केवल हितग्राहियों को लेके चलना ये क्यों जरूरी होना चाहिए? युवाओं के साथ भविष्य में उनकी सहभागिता भी होना चाहिए। अपने लोकतंत्र की एक कमजोरी भी है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर भी नई परिपाटी मोदी जी के माध्यम से ला रहे हैं। चुनाव हो गया, एक बार बटन दबाया, जिसकी सरकार बन गई, अगले 5 साल बाद देखेंगे, फिर वो जो मर्जी आए करे। हमने कहा ऐसा नहीं, चुनाव तो हो गया, सरकार भी बन गई, लेकिन सरकार जनता के मन के साथ चलना चाहिए, जनता की बेहतरी के लिए चलना चाहिए। इसलिए अलग अलग श्रेणी में एक एक वर्ष पूरे साल हम काम बना रहे हैं। इसीलिए आपके साथ बैठ करके ये संवाद का कार्यक्रम है, और संवाद से युवा भविष्य में 2027 में इस प्रदेश की दिशा तय करेंगे। इसी भाव के लिए जोरदार ताली बजाए इस मंच के लिए भी और इन व्यवस्थाओं के आयोजकों के लिए भी, जिनके कारण से आपका कीमती समय आज इस सभागार में गुजरा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस देश पे खासकर अहिल्या महारानी की नगरी से और हमारे पास के नगर विक्रमादित्य की नगरी तक और रानी दुर्गावती जबलपुर से लगा करके उधर तात्या टोपे की नगरी तक, टंटिया मामा जैसा व्यक्ति अपने झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र के अंदर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ता है। तो इस देश की गौरवशाली उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, जिसके भरोसे से भारत के लोग अपने लिए नहीं जीते, भारत के लोग दुनिया में मानवता के लिए जीवन जीते। इसलिए समूची वसुधा को कुटुंब के नाते से मानते। इसलिए जब पूरा कुटुंब, पूरा पृथ्वी है, तो भारत की अच्छाइयों को दुनिया में आगे ले जाने के लिए मैं युवाओं से आह्वान करता हूं, आओ और हम सब आगे बढ़े, निश्चित रूप से ताकत के साथ खड़े हो और भविष्य में मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाए, देश को भी आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सबका साथ सबका विकास जो आपकी सोच है और साथ ही में युवा साथियों के विचार को साझा करके उनके लिए अवसरों का मध्य प्रदेश बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आभार प्रस्तुतिकरण के लिए हमारे बीच यूथ आइकॉन के रूप में श्री अनुभव दुबे जी हैं, उनको मैं आमंत्रित करती हूं, जो कि को फाउंडर हैं CSB के। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंचानीन सभी विशिष्ट अतिथिगण, सामान्य अधिकारी एवं मेरे प्रिय युवा साथियों, सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश शासन और MPIDC का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसी अपॉर्चुनिटी दी। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ मेरे तक लिमिटेड नहीं है। मेरे को अपॉर्चुनिटी देना मतलब मध्य प्रदेश के सारे युवा उद्यमी को एक मंच देना और अपनी बात साझा करने का मौका देना। नमस्कार, मैं हूं अनुभव दुबे, सह संस्थापक चाय सुट्टा बार। हम शहर के एक छोर पे खड़े हैं और तकरीबन एक दशक पहले शहर के दूसरे ओर से हमने एक अपना स्टार्टअप चालू किया चाय का। तब चालू किया जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इनिशिएटिव का इनॉग्रेशन किया और आह्वान किया कि सारे एंटरप्रेन्योर्स जो यंग लोग हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप में जुड़े। यहीं से मोटिवेशन मिलके हमने ये चीज़ चालू की। इट्स बीन अ डिकेड नाउ, एक दशक हो गए। फ्रॉम वन आउटलेट टू करेंटली अप्रॉक्सीमेटली 600 से 650 आउटलेट इंडिया में, कुछ दुबई में, ओमान में और कुछ कनाडा और US में। सो इट्स विद अमेजिंग जर्नी। ये हमारी कर्म भूमि है। मंच में उपस्थित कई सारे लोग मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास समय कम है, तो गवर्नमेंट से कैसा सपोर्ट मिलता है मैं आपको ये बता देता हूँ कि करीबन 10 साल पहले जब चाय सुट्टा बार को बहुत ही कम लोग जानते थे, करीबन तीसरी दुकान थी हमारी, तब हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे आके उसका उद्घाटन किया था उज्जैन में। फ्रीगंज में हमने अपना आउटलेट खोला था। उसके बाद में फिर जब इंदौर में चौथी दुकान खुली फिर आए, तो उस टाइम पे इनिशियल टाइम पे एक ऐसे लीडर का विश्वास जताना बहुत एनकरेजिंग रहता है, बहुत मोटिवेटिंग रहता है। आपके ऊपर जब यकीन नहीं करते बहुत सारे लोग, तब आपके लीडर्स आप पे यकीन करें तो बहुत एनकरेजिंग रहता है। और माय यूथ माय प्राइड जैसे कार्यक्रम फ्रीक्वेंटली होने चाहिए। ऑल थैंक्स टू MPIDC, राघवेंद्र सर, चंद्रमौली सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हम मंच पर बहुत हृदय से आभार प्रस्तुत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का, समस्त युवा साथियों का और सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत आभार है। आज के इस